नमस्कार। मैं हूँ रानी। अब वक्त है फटाफट न्यूज़ का। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल उठा रहे हैं। आखिर अमेरिका इतना शक्तिशाली बना कैसे? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आज आप दुनिया में कहीं भी देखें अमेरिकी प्रभाव दिखता है, हमारे फिल्मों से लेकर हमारे फोन तक। और वैश्विक राजनीति में तो है ही। मतलब अमेरिका की एक टिप्पणी से सरकारें बन और बिगड़ जाती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी एक पहलू पर नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं कि पूरी तस्वीर पर रोशनी डालते हैं। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे जो क्रिस्टोफर कोलंबस की एक मशहूर गलती से शुरू होती है। हाँ, और आज एक ऐसी महाशक्ति पर आकर रुकती है जो दुनिया की आर्थिक, सैन्य और कह सकते हैं बौद्धिक व्यवस्था को भी कंट्रोल करती है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है। हम उन महत्वपूर्ण मोड़ों को, उन चालाक रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अमेरिका को इस मुकाम तक पहुंचाया। सही बात है। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज के दुनिया के पावर गेम को समझने की एक चाबी है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक धोखे से होती है ना? अमेरिका को बनाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। निशाना तो कहीं और ही था। भारत, सोने की चिड़िया। हाँ, 15वीं सदी का दौर था। यूरोप को भारतीय मसालों, रेशम, कपास, इन सब चीजों की जबरदस्त जरूरत थी। लेकिन एक समस्या थी। सिल्क रूट। एग्जैक्टली। जमीनी रास्ता तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था और वो भारी टैक्स वसूलते थे। तो यूरोप को एक नए समुद्री रास्ते की सख्त जरूरत थी ताकि वो सीधे भारत से व्यापार कर सके। और इसी नए रास्ते की तलाश में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक पार करके एक नई जमीन पर पहुंच गए। हाँ, और उन्हें लगा कि वो भारत पहुंच गए हैं। हाँ, इसी गलतफहमी में उन्होंने वहां के मूल निवासियों को इंडियंस कहना शुरू कर दिया, जो बाद में रेड इंडियंस के नाम से जाने गए। तो कोलंबस की इस खोज के बाद तो जैसे एक भगदड़ सी मच गई यूरोप में। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, हर कोई इस नई दुनिया में अपनी हिस्सेदारी चाहता था। तो 1700 तक आते आते उत्तरी अमेरिका 3 बड़ी ताकतों में बढ़ चुका था। हाँ, मोटे तौर पर पूर्वी तट पर ब्रिटेन की 13 कॉलोनियां थीं। बीच और उत्तर में, मतलब लुजियाना से कनाडा तक, फ्रांस का विशाल इलाका था। और दक्षिण पश्चिम में स्पेन का साम्राज्य था। यहीं से एक दिलचस्प बात शुरू होती है। जो लोग आज वहां प्रवासियों का विरोध करते हैं, उनके अपने पूर्वज भी तो यूरोप से आए प्रवासी ही थे। बिल्कुल। खैर, फिर ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हुई और इन 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन के खिलाफ बगावत कर दी। 1783 में आजादी मिल गई। लेकिन वो 13 कॉलोनियों पर रुके नहीं। यहाँ से विस्तार की एक नई भूख शुरू हुई। और ये भूख जबरदस्त थी। आजाद होते ही अमेरिका ने अपनी सीमाओं को फैलाना शुरू कर दिया। 1803 में एक ऐसी डील हुई है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आप लुजियाना परचेज की बात कर रही हैं? बिल्कुल। उन्होंने फ्रांस से एक बहुत बहुत बड़ा इलाका खरीदा। एक मिनट, ये इलाका कितना बड़ा था और फ्रांस ने इसे बेच क्यों दिया, वो भी इतने सस्ते में? बहुत अच्छा सवाल है। ये आज के लुइजियाना राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा था, करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर। और बेचने की वजह थे नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा। वो उस वक्त यूरोप में ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने पूरा इलाका सिर्फ $1.5 करोड़ में बेच दिया। $1.5 करोड़? उस जमाने के हिसाब से भी ये तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, करीब 4 सेंट प्रति एकड़। इस एक डील ने अमेरिका का आकार लगभग दोगुना कर दिया। 2 गुना सिर्फ एक डील से। लेकिन ये विस्तार सिर्फ खरीद फरोख्त तक तो सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जमीन सौदेबाजी से नहीं मिली उसे जंग से छीना गया। 1848 में मेक्सिको के साथ युद्ध हुआ। और उसके बाद कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे बड़े राज्य अमेरिका के हिस्से में आ गए। हाँ, कैलिफोर्निया, निगागा, यूटा, एरिजोना, ये सब। फिर 1867 में रूस से अलास्का खरीदा, सिर्फ $72 लाख में। अलास्का, एक बर्फीला रेगिस्तान। उस समय तो लोगों ने मजाक उड़ाया होगा इस फैसले का। बहुत मजाक उड़ाया था। इसे सीवर्ड्स फॉली कहा गया था, यानी विदेश मंत्री सीवर्ड्स की मूर्खता। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि उस बर्फ के नीचे खरबों डॉलर का सोना, तेल और गैस छिपी हैं। तो इस तरह जो देश 13 राज्यों से शुरू हुआ था, वो खरीदकर, लड़कर और कब्जा करके 50 राज्यों की एक महाशक्ति बन गया। तो जमीन तो आ गई, लेकिन सिर्फ जमीन से तो कोई सुपर पावर नहीं बनता। मुझे लगता है कि असली खेल तो तब शुरू हुआ होगा जब यूरोप की पुरानी ताकतें आपस में लड़ रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रथम विश्व युद्ध एक निर्णायक मोड़ था।
जब 1914 में यूरोप में जंग छिड़ी तो अमेरिका 3 साल तक इससे पूरी तरह अलग रहा मतलब वो बस किनारे बैठकर देख रहा था। कि देशों को हथियार, कच्चा माल और कर्ज बेचकर अपनी तिजोरियां भर रहा था। जब यूरोप जल रहा था, अमेरिका की फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं। वाह। और जब वो आखिरकार 1917 में जंग में कूदा तो उसके ताकतवर उद्योग और ताजे सैनिक निर्णायक साबित हुए। और युद्ध के बाद का नतीजा देखिए, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं तबाह, उन पर अमेरिका का भारी कर्ज और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बनकर उभरा। और उसका शेयर बाजार तो आसमान छू रहा था। 44 महीनों तक लगातार चढ़ता रहा। तो आर्थिक ताकत तो आ गई, और इसी के साथ साथ एक और चीज अमेरिका की तरफ खींची चली आई। दुनिया के सबसे तेज दिमाग। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी जर्मनी में हिटलर का उदय। बिल्कुल। हिटलर के यहूदियों पर बढ़ते अत्याचारों के कारण यूरोप से वैज्ञानिकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा पलायन शुरू हो गया। और इन सब की पहली पसंद थी अमेरिका। और इनमें सबसे बड़ा नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन तो बस एक चेहरा थे, ये तो यूरोप की पूरी एक पीढ़ी का बौद्धिक खजाना था जो अमेरिका पहुंच गया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन था। और अमेरिका ने इस बौद्धिक संपदा का भरपूर इस्तेमाल किया। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हीं यूरोपीय वैज्ञानिकों की मदद से अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया और परमाणु बम बना लिया। और 1945 में जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराए, तो ये सिर्फ युद्ध का अंत नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि अब एक नई निर्विवाद वैज्ञानिक और सैन्य सुपर पावर का जन्म हो चुका है। ये तो एक डरावनी ताकत है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब अमेरिका ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे दुनिया पर बिना लड़े, बिना बम गिराए राज किया जा सके। पैसे का खेल। ये अमेरिकी शक्ति का सबसे अहम और शायद सबसे चालाक स्तंभ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान, आप कह सकती हैं कि मलबे का ढेर बन चुके थे। उन्हें पुनर्निर्माण के लिए पैसे चाहिए थे। और पैसा सिर्फ एक ही देश के पास था, अमेरिका। बिल्कुल। जिसकी जमीन पर युद्ध के एक खरोंच भी नहीं आई थी। तो अमेरिका ने मदद की पेशकश की, लेकिन अपनी शर्तों पर। और यहीं पर ब्रेटन वुड्स समझौते की एंट्री होती है ना। सही कहा। 1944 में ब्रेटन वुड्स में 44 देश इकट्ठा हुए। यहाँ अमेरिका ने दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसके 2 मुख्य शर्तें थीं। पहली और सबसे बड़ी शर्त कि आज से दुनिया का सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होगा। हाँ, डॉलर दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनेगा। 1 मिनट, लेकिन 44 देश अपनी मुद्रा छोड़कर अमेरिकी डॉलर पर निर्भर होने के लिए तैयार कैसे हो गए? ये तो अपनी आर्थिक चाबी किसी और के हाथ में देने जैसा था। सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन उस वक्त उन देशों के पास कोई और चारा नहीं था। वो दिवालिया हो चुके थे। अमेरिका ने उन्हें गारंटी दी। सोने की गारंटी? हाँ, कि हमारा डॉलर सोने जैसा ही है। आप जब चाहें $35 देकर हमसे 1 आउंस सोना ले सकते हैं। और ये गारंटी वो इसलिए दे सका क्योंकि उस वक्त दुनिया का लगभग 70% सोना अमेरिका के ही पास था। तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी डील थी जिसे वो मना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये थी पहली शर्त। और दूसरी शर्त थी 2 शक्तिशाली संस्थाओं का निर्माण, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। इनका काम था देशों को पुनर्निर्माण के लिए कर्ज देना। और कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाएगा। जाहिर है। तो एक ऐसा चक्र बना दिया गया जहां देशों को व्यापार के लिए डॉलर चाहिए, विकास के लिए डॉलर चाहिए, और अगर डॉलर कम पड़ जाए तो कर्ज भी डॉलर में ही मिलेगा। कमाल की रणनीति है। तो डॉलर को राजा बना दिया गया। लेकिन इस राज को जमीन पर लागू कैसे किया गया? मतलब पैसों के लेन देन पर नियंत्रण कैसे रखा? इसके लिए 1973 में एक और शानदार सिस्टम बनाया गया जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट? हाँ, आसान भाषा में यूं समझें कि ये बैंकों के लिए एक वैश्विक मैसेजिंग नेटवर्क है। अच्छा। अगर भारत के किसी बैंक को जर्मनी के किसी बैंक में पैसा भेजना है तो वो स्विफ्ट के जरिए एक सुरक्षित मैसेज भेजेगा। अच्छा। आज दुनिया के 200 देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक इससे जुड़े हैं
और क्योंकि ज्यादातर लेन देन डॉलर में होता है, इसका कंट्रोल भी प्रभावी रूप से अमेरिका के पास ही है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की धमनियों की तरह है और अमेरिका का हाथ उसके वॉल्व पर है। और इसी में पेट्रो डॉलर का तड़का भी लगाया गया। बिल्कुल। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौता किया। इसके तहत ये तय हुआ कि दुनिया में कोई भी देश अगर कच्चा तेल खरीदेगा या बेचेगा तो उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगा। अब सोचिए, दुनिया के हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेल चाहिए, और तेल खरीदने के लिए उन्हें डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसा भी प्रदर्शन कर रही हो। और स्रोत ये भी बताते हैं कि जब भी किसी देश ने, जैसे वेनेजुएला या इराक ने, डॉलर के बजाय किसी और मुद्रा में तेल बेचने की कोशिश की तो उसे अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो अमेरिका ने दुनिया को एक आर्थिक जाल में जकड़ लिया। लेकिन इस ताकत को बनाए रखने के लिए वो अपनी सैन्य ताकत का भी खुलकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आर्थिक और सैन्य ताकत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 3.4% रक्षा पे खर्च करता है। ये करीब $1 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर पूरी दुनिया का सैन्य खर्च एक पिज़्ज़ा है तो अमेरिका अकेले ही उसके करीब 4 स्लाइस खा जाता है। दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 37% अकेला अमेरिका करता है। और ये सिर्फ पैसा खर्च करने की बात नहीं है, उनकी मौजूदगी वो पूरी दुनिया में है। उनकी पहुंच जबरदस्त है। दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के 750 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। अकेले जापान में 120 बेस और 53,000 अमेरिकी सैनिक हैं। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, हर रणनीतिक लोकेशन पर उनकी मौजूदगी है। और वो दुनिया के सबसे बड़े हथियार विक्रेता भी हैं। हाँ, दुनिया में बिकने वाले कुल हथियारों का 43% अकेले अमेरिका बेचता है। और ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है। जब आप किसी देश को अपना F-35 लड़ाकू विमान बेचती हैं तो आप सिर्फ एक विमान नहीं बेचती, आप उसे अपने इकोसिस्टम में बांध लेती हैं। उसे ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, हर चीज के लिए आप पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये एक अदृश्य बंधन है। बिल्कुल। पैसा, सेना और तीसरा स्तंभ है दिमाग। राइट। हमने आइंस्टाइन की बात की थी, लेकिन ये सिलसिला तो आज तक जारी है। ऐसा क्या है अमेरिका में कि दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली लोग वही खींचे चले जाते हैं? ये अमेरिका का सीक्रेट सॉस है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसर्च विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार और निजी कंपनियां दोनों अरबों डॉलर की फंडिंग देती हैं। यहाँ एक वेंचर कैपिटल कल्चर है जो नए और जोखिम भरे आइडियाज पर पैसा लगाने से नहीं डरता। और यहाँ असफलता को कलंक नहीं माना जाता। सही कहा। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका से निकले एलन मस्क या भारत से गए सुंदर पिचाई और सत्य नडेला, सबने अमेरिका को ही अपना घर बनाया। इसका नतीजा देखिए, फोर्ब्स की 2022 की टॉप 2000 वैश्विक कंपनियों में से 590 अमेरिकी थीं। दुनिया के 10 में से 7 सबसे बड़े कारोबारी अमेरिकी नागरिक हैं। ये बौद्धिक शक्ति है। तो चलिए इन सब धागों को जोड़ते हैं। जब अमेरिका किसी देश पर, मान लीजिए रूस पर, प्रतिबंध लगाता है तो पूरी दुनिया उसकी बात क्यों मानती है? अब तक की हमारी चर्चा से इसका जवाब साफ हो जाता है, क्योंकि दुनिया का हर देश किसी न किसी तरह से अमेरिका से जुड़ा है। या तो वो उससे व्यापार करता है, या तेल के लिए उसे डॉलर चाहिए, या वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रखा है। लेकिन इन सबसे ऊपर है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र, स्विफ्ट सिस्टम। अगर अमेरिका किसी देश को स्विफ्ट से बाहर कर दे तो वो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर ही नहीं सकता। वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से कट जाता है। यह एक आर्थिक परमाणु बम की तरह है। तो कहानी एक गलत रास्ते पर निकली नाव से शुरू हुई और जमीन के विस्तार, 2 विश्व युद्धों से हुए फायदे, डॉलर की वैश्विक बादशाहत और बेजोड़ सैन्य तकनीकी ताकत के दम पर अमेरिका आज यहाँ खड़ा है। ये एक बहुस्तरीय प्रभुत्व है। पैसे की सत्ता, दिमाग की सत्ता और सेना की सत्ता। और स्रोत में एक आखिरी दिलचस्प बात बताई गई है। अमेरिका भारी व्यापार घाटे में रहता है, फिर भी वो तरक्की करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के देश जो डॉलर कमाते हैं उसे वापस अमेरिका के ही बॉन्ड्स में निवेश कर देते हैं। मतलब दुनिया अपना पैसा सुरक्षा के लिए अमेरिका के पास ही रखती है। और अमेरिका इस पैसे को जरूरत पड़ने पर उसी देश के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, जैसा रूस और अफगानिस्तान के मामले में उनके विदेशी भंडार को फ्रीज करके किया गया। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि अमेरिका की शक्ति डॉलर,
स्विफ्ट और पेट्रोडॉलर जैसी व्यवस्थाओं पर कितनी निर्भर है। सोचने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में कोई देश या देशों का समूह इन व्यवस्थाओं का एक सफल विकल्प तैयार कर लेता है, मान लीजिए तेल का व्यापार किसी और मुद्रा में होने लगे या कोई नया वैश्विक पेमेंट सिस्टम लोकप्रिय हो जाए, तो क्या दुनिया में शक्ति का संतुलन मौलिक रूप से बदल जाएगा? या फिर अमेरिका अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए अपने दूसरे हथियारों यानी अपनी विशाल सैन्य और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करे?